आज हम बात करेंगे उस दावे की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। ये दावा है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया इज नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिगर देन जापान। ओनली द यूएस, चाइना एंड जर्मनी आर अहेड। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. It's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. And in this, the reason for the Prime Minister giving this call is this is a long haul and we have to do it for about 25 years. States are fundamental, be it industrial development, be it services, be it agriculture, be it with human capital, everything has to be done in states. तो सुना आपने, इनका कहना था कि ये आईएमएफ का डेटा है और अगर हम अपने रफ्तार पर टिके रहे तो अगले 3 साल में हम तीसरे नंबर पर होंगे। इस बयान के बाद भारत में खूब जश्न मनाया गया। न्यूज चैनलों ने हेडलाइंस चलाई, ट्वीट्स वायरल हुए। लेकिन क्या यह दावा सही है? आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि आईएमएफ के मुताबिक भारत अभी जापान से पीछे है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 के फिस्कल ईयर के अंत तक भारत की जीडीपी लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है, जबकि जापान की जीडीपी 4.026 ट्रिलियन रहने की उम्मीद है। यानी आज की तारीख में भारत अभी भी जापान से पीछे है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत जापान को FY26 यानी 2025-26 के अंत तक पछाड़ सकता है। उस समय भारत की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और जापान की 4.186 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स रहने की संभावना है। तो फिर इतनी कंफ्यूजन क्यों? असल में ये भ्रम पैदा हुआ है कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर को लेकर। आईएमएफ भारत के लिए फिस्कल ईयर को कैलेंडर ईयर की तरह रिपोर्ट करता है। यानी जब आईएमएफ FY24 लिखता है तो वो भारत के लिए अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच के डेटा को 2024 मान लेता है। अब भारत में इस पीरियड को FY25 कहा जाता है, जबकि आईएमएफ इसी को 2024 का डेटा मानता है। यही गड़बड़ शायद नीति आयोग के दावे की वजह बनी। उन्होंने 2026 के अंत के अनुमान को आज की सच्चाई समझ ली। तो देखा आपने ग्राफिक्स के जरिए कि ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी जो बता रही थी कि एक्चुअल नंबर्स में अभी भी भारत जीडीपी के मामले में जापान से पीछे है। लेकिन मान लीजिए अगले साल भारत जापान से जीडीपी में आगे निकल भी जाता है, तो क्या ये जश्न मनाने की बात है? इसी सवाल के साथ मैं मेरे गेस्ट, इस शो के गेस्ट MK वेणु सर, जो हमारे द वायर के फाउंडिंग एडिटर भी है, इनको आमंत्रित करता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपसे इसी सवाल के साथ सर शुरुआत करना चाहता हूँ कि क्या ये जो एक माइलस्टोन बता रहे हैं कि अगले साल तक भी, मान लीजिए अगर हम न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर सही माने कि अगले साल तक भी अगर हम ये जीडीपी क्रॉस करते हैं जापान को, तो भी क्या ये जश्न मनाने की बात है? देखिए जीशान, आपने जो क्लिप दिखाया नीति आयोग के जो सीईओ का वीवीआर सुब्रमण्यम, मैं इन्हें उस वक्त से जानता हूं जब ये मनमोहन सिंह के पीएमओ में हुआ करते थे। तो उनका ये कहना कि ये आईएमएफ का डेटा है कि भारत अभी जापान के जीडीपी को या क्रॉस कर चुका है, करने वाला है, ये बात है, सही है। मगर अहम बात यह है कि क्या हमें इससे बहुत कितना एक्साइट होना चाहिए, क्योंकि ये एक रूटीन कोर्स में इंडिया का जीडीपी जापान के जीडीपी के करीब आ रहा था। तो मैं एक और आईएमएफ का आपको डेटा देना चाहता हूं, जो असली मेजर है, जो किसी सोसाइटी के, किसी समाज के वेल बीइंग का जो असली मेजर है, पर कैपिटा जीडीपी। बिल्कुल। तो आईएमएफ आपको पर कैपिटा जीडीपी बताता है इंडिया का, उसका रैंकिंग है 140। तो आप ये देखिए कि जीडीपी की रैंकिंग चौथी, मगर पर कैपिटा जीडीपी की रैंकिंग 140। 140, बाप रे। या मैं, आप मान के चलिए कि जो भी 200 के करीब
190 करीब देश होंगे। सो ये फासला क्यों है जी ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। और कि जीडीपी की रैंकिंग चौथी और पर कैपिटा इनकम की रैंकिंग 140 के आसपास क्यों है। तो जी इसके अलावा आप कारण में अगर हम्म अंदर जाओगे तो आपको साफ ये आपको दृश्य मिलेगा कि इंडिया का पॉपुलेशन जो 1.4 बिलियन है, तो भाई ज्यादातर इन सब की इनकम तो कम है, ये तो हम सभी जी जानते हैं। और पिछले 10 साल में तो जो निचले जो 80% का तबका है, 70-80%, सरकारी आंकड़े ही बताते हैं इनके वेजेस रियल टर्म में बढ़ी नहीं है। और ये एक इंडिया में आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़े एक इनकम स्टैग्नेशन और कंजम्पशन डिमांड स्लगिश कंजम्पशन डिमांड की गिरावट जो हुई है उसके क्राइसिस में अभी क्राइसिस से जूझ रहा है। और ये बात सभी ये एडमिट करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के सीईओज ने भी कहा है पिछले 6 महीने में कि इंडिया का मिडिल क्लास जो भी है, जो कंज्यूमिंग जो क्लास है वो श्रिंक कर रहा है और उतना कंजम्पशन नहीं हो रहा। और एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम भी जो आरबीआई की सर्वे बताती है काफी। तो ये तो पिछले 5-6 साल की का एक जो हमारे जो सरकारी आंकड़े और सरकारी रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करना मेरे हिसाब से जायज नहीं है। ठीक है, ये सरकार नैरेटिव बनाती है और एक नेशनलिज्म और एक पेट्रियोटिक फर्वर भी जनरेट करती है इन चीजों को लेके कि जापान के जीडीपी को हमने क्रॉस कर दिया। मैं ये कहूंगा कि अगर आप असली पेट्रियट हो तो आपको ये बताना जरूरी है अपने लोगों को कि जापान का केवल जो ओवरऑल जीडीपी को क्रॉस करना उस कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा, असली अचीवमेंट तब होगा जो पैमाना है वो प्रति व्यक्ति आय है, जैसा आपने कहा। हमारी पर कैपिटा इनकम जो जिसका 140 रैंकिंग है वो बढ़े। और दूसरा और जो समाज में जो जिस तरह की जो खामियां हैं जो सारे अर्थशास्त्री और भी पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट बताते हैं उसका सुधार करना। जैसे भाई जापान में तो कोई जो 60% पॉपुलेशन 65% पॉपुलेशन को फ्री खाना तो नहीं बांटा जा रहा, जैसे यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दिया जा रहा है। जापान का जो पर कैपिटा इनकम है वो $33,000 है और हमारा $2,800 है। तो आप फर्क देखिए। बिल्कुल। और जापान में कुछ चीजें मैं आपको कुछ आंकड़े रखता हूं आपके सामने जो आप काफी आंखें खुलेगी लोगों की। जापान एक समाज में सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है भाई, अपने पॉपुलेशन को एजुकेशन ठीक ठाक करे, हेल्थ ठीक ठाक दे और पॉलिसीज बनाएं जिसके तहत थोड़ी खुशहाली हो और प्रॉस्पेरिटी हो, लोग कमाएं, खाएं, कंज्यूम करें। तो जापान में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर 11% है जीडीपी का। तो आप जीडीपी तो कह रहे हो कि 4 ट्रिलियन के आगे जापान की तरफ हम क्रॉस कर रहे हैं, मगर जापान खर्च कर रहा है 11% जीडीपी का हेल्थ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर। इंडिया का 2% है, 2% थोड़ा कम है, 1.9%। तो आप ये फर्क देखिए आप। और आपको एक दो और आंकड़े बताता हूं। जो हायर एजुकेशन, अब एजुकेशन की बात आ रही है, हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेशियो जापान का है 64%, 64%। इंडिया का है 28%। ये पूरा गैप पूरा देख लीजिए आप। और आधे से भी कम। 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी जो मैल अंडर नरिशमेंट है, जो स्टंटिंग जिसे कहते हैं, जो बच्चा जो 5 साल से कम जो बच्चा बिल्कुल ठीक से ग्रो नहीं कर रहा और उसकी हाइट वगैरह बहुत कम होती है, जो स्टंटिंग कहा जाता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका एक आंकड़ा निकालती है। जापान में है 1.5 चिल्ड्रन आउट ऑफ 1000 जिनकी स्टंटिंग है। इंडिया में है 35%, sorry 1.5% of the children under 5 years are stunted. In India it is 35%. Okay. ये आप ये कंपेयर कीजिए अंडर 5 years। वहाँ पे 100 में से लगभग
एक बच्चा है और यहाँ पर 100 में से 35 बच्चे स्टंटेड है, जो हाँ, कि स्टंटेड है और भयानक अंडर आंकड़ा है। नरिश्ड है। और इसी तरह जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो बर्थ में जो बच्चों की मौत हो जाती है, इंडिया में 25 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब 25 बच्चे जो अपने बर्थ में ही उनका निधन हो जाता है। जापान में 1.5 है। ओके, सो तो यही ये सर है जो आपने मतलब। जी और इसी तरह अगर आप चले देखें तो जापान का इकोनॉमी भी आप देख लें, वो तो विकसित, कई दशकों से विकसित रहा है जापान। और जापान की कंपनियां 20th सेंचुरी में, टेलीविजन हो गया 1980s 90s में जापान जी ने बड़े ग्लोबल ब्रांड्स वगैरह बनाए। तो ये सब दुनिया को पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने लोगों पे ध्यान देना चाहिए, अपने लोगों के जो इंडिकेटर्स जो हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जैसे मैंने बताया आपको, पहले उसको सुधारें और फिर बात करें, फिर सेलिब्रेट करना अच्छा है। अभी अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो इट अमाउंट्स टू, ये उन लोगों की तौहीन होगी जो जिनको इस देश में जो नीचे के तबके हैं, जिनको ना हेल्थ की फैसिलिटीज है, ना उनकी इनकम है, ना उनकी कोई कंजम्पशन है, और जो आज की तारीख में जूझ रहे हैं। सो इनकम स्टैग्नेशन है और हर तरीके से जो जूझ रहे हैं, इसका सरकार को वो रहना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जापान से कंपैरिजन जो है जीडीपी का, वो एक और लेवल पे मेरे हिसाब से वैलिड नहीं है, क्योंकि जापान अब नेगेटिव बर्थ रेट्स एक्सपीरियंस कर रहा है कई 1-2 दशकों से ज्यादा से। तो उनकी जीडीपी एक्चुअली घट रही है, क्योंकि जब आपकी पॉपुलेशन घटती है तो आपकी जीडीपी भी घटती है। क्योंकि जीडीपी का जो फंक्शन होता है, वो जितना पॉपुलेशन बढ़ता है तो एवरी एक्स्ट्रा वर्कर प्रोड्यूसेस दैट एक्स्ट्रा इनकम, राइट। अगर आपकी पॉपुलेशन घट रही है तो दैट मीन उतने लोगों की जीडीपी भी आपकी इनकम घटेगी। हाँ, घटेगी। तो एज सोसाइटी है, तो उससे अपने आप को, एक तरफ हम इंडिया कहते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड और हम सबसे जवान सोसाइटी है, जवान सोसाइटी है, और पता नहीं 35 से कम जो सबसे ज्यादा उम्र के कम हमारे इंडिया में है। इंडिया का सबसे बड़ा एक वेपन और एक सबसे वो कहा जाता है कि इकोनॉमिक वेपन के तौर पे देखा जाता है। मगर इस इकोनॉमिक वेपन का हमने किया क्या है, वो उसका हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, इसके बजाय कि जापान से जो एज सोसाइटी है उससे अपने आप को कंपेयर करें, जहाँ बर्थ रेट्स कम होती जा रही है। जी वेणु सर, ये एक तरीके से आपने पूरा ये बताया कि किस तरीके से कंपैरिजन ही अनफेयर है। हमें जापान के साथ कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने इतने सारे इंडिकेटर्स बताए। तो वही बात है कि डेवलपमेंट जब आप कहते हैं, शब्द जो आप डेवलपमेंट यूज करते हैं, तो आप क्या समझते हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं। क्या सिर्फ आप आंकड़ों से डेवलपमेंट देखते हैं, या फिर आप असलियत में जो ग्राउंड पर लोगों के साथ जो इंडिकेटर्स जो भी आपने अभी बताया कि बर्थ में, हेल्थ में, सारी चीजें, इन चीजों पे आप डेवलपमेंट देख रहे हैं। खैर सर, आगे मैं एक बढ़ना चाहता हूँ इस डिस्कशन में। ये मैं पूछना चाहता हूँ एक कि हमारी कुल जो दौलत जो बढ़ रही है, लेकिन वो दौलत कुछ ही हाथों में सिमटी हुई है। जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट हम देखते हैं कि भारत के 1% अमीर के पास देश की लगभग 40% दौलत है, और जो 50% नीचे के लोग हैं उनके पास सिर्फ 3% दौलत है। तो हम कहते हैं कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो क्या ये सही है कहना कि जब हमारे पास इतना सोसाइटी में इम्बैलेंस है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, कि कुछ चंद लोगों के पास ही देश की पूरी अर्थव्यवस्था की बागडोर है और बाकी लोग केवल उसमें नाम मात्र के लिए है, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये दिशान आपने अच्छा मुझे याद दिलाया। ये एक और आंकड़ा है। जापान इतना प्रॉस्परस सोसाइटी है, जैसे मैंने आपको बताया, पर कैपिटा इनकम $33,000, जबकि इंडिया का $2,800। मगर जापान में आप सोचिए, जो नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं वो इंडिया से आधे होंगे, बहुत कम। इसका मतलब वहां का जो वेल्थ है, आप देखिए, गवर्नमेंट उनका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, आप कह रहे हैं? हाँ, उनका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हमसे कहीं बेहतर है, आप कह रहे हैं? हाँ, बेहतर है, तभी तो वहां पे बिलियनियर्स इंडिया से कम है।
इंडिया में आप देखिए बिलियनर्स भरमार है, और अब इंडिया उन बिलियनर्स को भी सेलिब्रेट करता है। एक तरफ बिलियनर्स को सेलिब्रेट करता है, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना भी दे रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये मोदी जी के कार्यकाल में इसका अभी तक रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। ये आप जितना ये लोग अपनी नैरेटिव बना ले, और जमीनी जो हकीकत है उससे ये हट नहीं सकते। चाहे जितना बोल ले कि इंडिया में बड़ा तरक्की कर रहा है, बिलियनर्स हैं, और दूसरी बात कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो खासकर इनके कार्यकाल में, जो मुझे याद है वाजपेयी जी जब पावर में आए थे तब उन्होंने एक पॉलिसी का एक छोटे एक लेवल पे इस पॉलिसी का उन्होंने वो किया था कि जैसे उद्घाटन किया था कि इंडिया को भी जापान की तरह एक सिस्टम है। जापान में होता था मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। उसमें ये होता था कि जो सरकार इंडस्ट्री के साथ अच्छी तरह डायलॉग में रहती थी और उनके नीड्स को समझती थी, और एक ब्रॉड पॉलिसी बनाती थी जिसमें सब लोग जो ग्रो करें और सब लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग करें। तो वो चीज सबसे पहले बीजेपी में वाजपेयी जी के अंडर वो उसका जिक्र हुआ था। मुझे अभी भी याद है तब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री कवर करता था, मिटी। वही चीज मैंने देखा कि मोदी जी ने दूसरे एक अवतार में उन्होंने किया है कि भाई सरकार जो बड़े कुछ 10, 15, 20 उद्योगों के साथ काम करती है, मगर उनके साथ करते करते ये हो गया कि बाकी लोगों को भूल चुकी है। जो मीडियम एंड स्मॉल एमएसएमई एंटरप्राइजेस हैं, जिस तरह कोविड के बाद उनको मार पड़ी है, और उसी वजह से इंडिया का जो आज एक अनएम्प्लॉयमेंट जो क्राइसिस है वो एमएसएमई की वजह से ही हुआ है। और आज सब एक्नॉलेज करते हैं कि एमएसएमई की किस तरह स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जहाँ पे आपको 90% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और 45% एमएसएमईज एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह भी जनरेट करती हैं, 35 to 45%। तो उस पे फोकस कम रहा है, और कोविड के बाद खासकर कोविड के बाद सारी जो पॉलिसीज हैं वो बड़े उद्योगों को बेनिफिट करने वाली थी, और जिसका हम इफेक्ट देख भी रहे हैं। तो बिल्कुल बड़े कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ी हैं, और छोटे एमएसएमईज तो अभी भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। जी, एक डेली बेसिस पे इसका एग्जांपल अगर जस्ट मेरे जहन में आ रहा है कि कोविड के बाद ही जो क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स, क्विक कॉमर्स कहेंगे, या जो जल्दी से 10 मिनट में आपको सामान ले आ देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो रेगुलर जो किराने वाले होते हैं, उनका कई लोगों से मैंने बात करी थी बीच में, तो उनका कहना है कि इन सब से आने के बाद से उनका भी धंधा कम हो गया है। लेकिन हम जो अरबपतियों की बात कर रहे थे, इस पे जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है उसमें कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं, उसको सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। इस ऑक्सफैम रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति पर 3% का मामूली टैक्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 साल तक फंड कर सकता है। यानी सोचिए, सिर्फ 2% का टैक्स लगा। एक और चीज इन्होंने लिखी है कि भारत के सभी अरबपतियों पर सिर्फ 2% टैक्स लगाने से देश के कुपोषित यानी स्टंटेड बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी हो सकती है। 10 सबसे धनी अरबपतियों पर 1% टैक्स लगाने से 1.5 साल के लिए समग्र शिक्षा कोष का बजट 22 वित्त वर्ष 22 का आर्थिक में 21 करोड़ रुपए की कमी को पूरा किया जा सकता है। यानी कि ये जो हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इम्बैलेंस है सोसाइटी में, अमीर ही अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, इसी का इंडिकेटर इस ऑक्सफैम के कुछ पॉइंटर्स में दिखाया गया था। वेणु सर, इसमें और आपको क्या लगता है, भले ही अगले साल हम ये क्रॉस कर जाते हैं जापान को, तो हमारा अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए कि इवन इफ वी क्रॉस द जीडीपी, मान लीजिए कि हमने जीडीपी को क्रॉस कर दिया जापान की, तो हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए कि
हम और क्या बेहतर करना चाहिए? और देखिए, जिस सबसे लिहाज पहले से तो जिशान, सबसे पहले तो हमें पूरे पॉलिसी रेजिम को बदलना पड़ेगा। जो जिस तरह का जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इनइक्वालिटीज बढ़ी है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा और जो छोटे उद्योगों को दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा। तो ये, मगर मेरे को ये नहीं लग रहा कि ये चीजें हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह जो ट्रम्प का नेगोशिएशन चल रहा है टैरिफ्स पे, मेरा अंदाजा यह है, अगर आप किसी अर्थशास्त्री से पूछें तो उससे छोटे उद्योगों पे और धक्का लगेगा, क्योंकि ट्रम्प तो जीरो टैरिफ की तरफ इंडिया को प्रेशर डाल देंगे कि इंपोर्ट खोल दे बिल्कुल, और कई क्षेत्र में खोल दे, एग्रीकल्चर में खोल दे, फूड प्रोसेसिंग में खोल दे, क्योंकि जैसे वहाँ एनिमल प्रोडक्ट्स, चिकन वगैरह सब वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री तो छोटे उद्योग में है ना, कोई बड़ा इंडस्ट्री तो पोल्ट्री नहीं कर रहा ना, सब छोटे छोटे कर रहे हैं बेचारे, और वो बड़ी एक किस्म से इससे कई लोगों का रोजगार और लोगों की आमदनी तो मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में है इसमें। तो अब अगर यूएस के प्रेशर में अगर पोल्ट्री खोल दे तो उसमें और, तो क्या नीति अब ये लोग अपनाएंगे? अब अमेरिकी प्रेशर में आके तो क्या नीति अपनाएंगे, किस तरह का क्या इकोनॉमी किस तरह खोलेंगे, ये इसका तो हमें पता लगेगा अभी, अगले 3-4 हफ्तों में पता लग जाएगा। मगर ये जो इनइक्वालिटी को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इनइक्वालिटीज इतनी बढ़ गई हैं, अगर इसको ना एड्रेस करें। और दूसरी बात, मैं अगले 2 साल में के 3 साल के कार्यकाल में, मैं अगर मोदी जी ये जो 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं, अगर ये 80 करोड़ लोग किसी तरह का अच्छा रोजगार उनको मिल जाए और वो कहे कि भाई हम फ्री खाने से हम मुक्त होना चाहते हैं। देखो, यूपी इलेक्शन में मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें जो यंग लोग थे, यूथ अनएम्प्लॉयड, उन्होंने, ये वायर में रिपोर्ट हुई और बड़े अखबारों में रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई हमें फ्री खाना नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हम खुद अपने पाँव में खड़े होके। और वो यंग लोग ये भी कहा करते थे कि उनके जो फैमिली में जो बुजुर्ग हैं वो फ्री खाना, वो खुश थे, वो एक्सेप्ट कर रहे थे, मगर उन्हें फ्री खाने से उनके कहीं पे उनके जो प्राइड को वो एक धक्का पहुंचता है कि हम काहे को फ्री खाना। तो ये सारी चीजें, असली बदलाव यहाँ पे आना चाहिए निशान। और दूसरा, ये लेबर इकोनॉमिस्ट है संतोष मेहरोत्रा, जो हमारे वायर में भी उन्होंने लिखा भी है और कहा भी है, और जगह भी उन्होंने ये आंकड़े पेश किए, सरकारी आंकड़े भी इसको एंडोर्स करते हैं। कोविड के बाद जो 4-5 साल में करीब 80 मिलियन लोग, 8 करोड़ लोग शहर से गांव की तरफ गए, और सरकारी आंकड़े उनको सब गांव में जाके वो अपने बैठे हुए, अपने जो भी थोड़ी खेती भी देख लेते होंगे, थोड़ा उनका जो और ज्यादातर लोग अंडर एम्प्लॉयड है। तो संतोष मेहरोत्रा भी एक किताब लिख रहे हैं, इंडिया आउट ऑफ वर्क करके, वो भी आने वाले 1-2 महीने। उसमें उन्होंने इसका पूरा एक एनालिसिस किया कि किस तरह इतने बड़े दायरे में लोग वापस शहर से गांव की तरफ गए। ये पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो दुनिया की जो कई इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में के एक्सपेरिमेंट में ये नहीं देखा गया कि इतने सारे लोग, 80 मिलियन लोग वापस गांव की तरफ, शहर से गांव की तरफ गए। बिकॉज ज्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट गांव से शहर की तरफ का मूवमेंट होता है, जो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, सर्विसेज सब इस तरफ होता है। तो किस तरह वो वापस गए, वो इनके कार्यकाल में हुआ है, और उसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और आकलन कैसे किया जाएगा उसको भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। उस वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत हाई है। और एक और बहुत बड़ा इशू है, जो अगेन अगर इफ यू कंपेयर विद जापान, तो खैर बहुत आगे है, कई, जैसे मैंने कहा, कई 4-5-6 दशकों से विकसित देश के कैटेगरी में आ रहा है। जो इंडिया का जो लेबर फोर्स है, उसमें जो विमेन्स पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स बहुत ही लो है। दुनिया में कहीं आप चाइना से कंपेयर कर लें, और किसी विकासशील देशों से कंपेयर कर लें, डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत लो है। 30-32 क्या
5% के आसपास है। अभी इन्होंने कुछ आंकड़े वो लेटेस्ट इकोनॉमिक्स उन्होंने बोल रहे हैं कि 40 है, मगर वो भी बहुत कम है। मगर वो अगर आप उसको डिसएग्रीगेट करें, अगर आप यूपी बिहार में देखें तो वो 12-13% से ज्यादा नहीं है। फिर भी अगर साउथ में देखा जाए, साउथ में फिर भी विमेन्स पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में ज्यादा है, और साउथ की पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, जीडीपी, और साउथ की जो इकोनॉमी है वो, हाँ, साउथ की इकोनॉमी थोड़ा ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के ज्यादा करीब है। हिंदुस्तान का जो सारा, जो मेरे हिसाब से सारा प्रॉब्लम है, वो ये 5-6 जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं, जहाँ पे जिनकी पॉपुलेशन करीब जो भी है 450-500 मिलियन होगी, वहाँ असली क्राइसिस वहां पर है, और सारे क्राइसिस, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस वहां पर है, विमेन्स पार्टिसिपेशन, लो विमेन्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स प्रॉब्लम वहां है, और एक ये अनफॉर्चुनेट बात है कि बीजेपी की सारे जो पॉलिटिक्स है वो इसी क्षेत्र, जो इनका जो हिंदू मुस्लिम और ये सारा जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये पूरा यहीं पे फोकस्ड है। इसलिए मुझे कभी-कभी मुझे बड़ा लगता है कि ये इनका क्या होगा अगर यही पॉलिटिक्स यहाँ चलती रही, क्योंकि साउथ में इतना ये लव जिहाद और ये बीफ इस तरह की वो होती नहीं है। साउथ ने तो रिजेक्ट कर दिया है इस तरह की जो बहुत ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स को। तो मुझे बस ये हिंदी स्टेट्स की चिंता है। मुझे याद है एक जमाने में एक हमारे बड़े स्वामीनाथन अय्यर, टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत पुराने कॉलमनिस्ट हैं, बहुत ही जाने माने इकोनॉमिक कॉलमनिस्ट है। वो मजाक में ये कहा करते थे एक जमाने में कि कुछ समय के लिए जापान को, हमें बिहार को जापान के हाथ सौंप देना चाहिए, बिहार या यूपी को, वो आगे इसको सुधारे जरा। तो क्या पता उससे भी फर्क ना पड़े। खैर सर, एक सवाल मुझे आपसे पूछना था कि एक फंडामेंटल सवाल है ये कि अभी तक हम ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स सरकारें मानती है कि हर सिस्टम में लागू होता है। आप अमीरों को अमीर बनाइए तो वो धीरे धीरे उसका इफेक्ट गरीबों में भी आता जाएगा। जब अमीर होगा उसका पैसा जो सबसे निचला आदमी है उस तक आराम से ट्रिकल डाउन होते हुए पहुंच जाएगा, लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा। तो क्या ये एक फंडामेंटल इकोनॉमिक चेंज की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, जैसे कई बड़े इकोनॉमिस्ट भी सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, आपका क्या कहना है इसमें? नहीं जिशान, ये तो ट्रिकल डाउन काम नहीं कर रहा है, ये तो सरकारों ने एक्नॉलेज कर दिया। मनमोहन सिंह सरकार ने दूसरे यूपीए 2 में एक्नॉलेज कर दिया कि ये नहीं काम करता, इसलिए उन्होंने वो मनरेगा को और भी कई वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ा के काफी उसके दायरा बढ़ाया उन्होंने। और अब मोदी जी आने के बाद भी ये इम्प्लिसिटली ये तो बात मानी गई कि भाई ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स नहीं काम कर रहा, और लोगों को नीचे सरकारों का इंटरवेंशन, जैसे 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देना, ये सबसे बड़ा एडमिशन है कि ट्रिकल डाउन नहीं काम कर रहा। नहीं तो काम कर रहा तो आपको फ्री फूड देने की क्या जरूरत है इतने बड़े दायरे में, 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड देने। तो ये काम, मगर मोदी जी के कार्यकाल में सबसे बड़ी इनका फेलियर है, ये मुझे याद है 2014 के बाद मोदी जी कई बार ये कहा करते थे कि मैं यूपीए की जो पॉलिसीज हैं, आर्थिक नीतियां हैं, जैसे मनरेगा वगैरह, उसका मैं बहिष्कार करता हूं। और वो ये कुछ बहुत ही खराब बातें बोली थी मनरेगा के बारे में। ये एक यूपीए के फेलियर का एक मॉन्यूमेंट है, मतलब उनके फेलियर की एक इमारत है। और उसी प्राइम मिनिस्टर ने मनरेगा को बढ़ा के पूरा जो 2 गुना 3 गुना उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा, क्योंकि नीचे कुछ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। बिल्कुल इतना बढ़ाना पड़ा कि अभी और भी डिमांड है, मगर वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो मनरेगा भी का इतना ज्यादा, मतलब उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाना भी एक इसका प्रतीक है कि ट्रिकल डाउन काम नहीं कर रहा, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स इज नॉट वर्किंग। और बस ये स्थिति है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जाते जाते बस कुछ आपको क्या लगता है, ये जो पूरा एक शो है, अब शोबिज है पूरा, के जापान से आगे हम निकल गए हैं,
इसका क्या पॉलिटिकल परिणाम होगा, लोगों में क्या इसका परिणाम होगा, या आपको लगता है कि ये सारी बातें जो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं ये बातें भी लोगों तक जाएगी? क्या अनुमान है आपका? देखिए, पढ़े लिखे लोग सब समझते हैं ये सोशल मीडिया में कुछ दिन चलेगा ऐसे। इनका भाई इनकी भी फितरत है कि हर हर हफ्ते एक नया नैरेटिव बनाते हैं, ये नैरेटिव बन के निकल जाएगा। तो असली तो हमें compete करना है चाइना के साथ। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ जाने से पहले। 2007 में चाइना करीब 2 गुना हमसे जीडीपी ज्यादा था, 2-2.5 गुना। इंडिया एक 1.5 ट्रिलियन डॉलर था, चाइना मेरे ख्याल 3 ट्रिलियन 3 पॉइंट कुछ 3.4 ट्रिलियन डॉलर उसके आसपास, जो एग्जैक्ट आपको आप देख सकते हैं। 2.5 गुना ज्यादा था। 2.5 गुना ज्यादा। और पिछले अभी कितना 2017 और पिछले लगभग 18 सालों में चाइना 5 गुना ज्यादा हो गया। अभी हम 4 ट्रिलियन है और चाइना 20 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये असली तो हमें चाइना से तुलना करनी चाहिए। सिमिलर क्योंकि हमारे सिमिलर पॉपुलेशन उनका थोड़ा कम है, तो वो कंपैरिजन मेरे हिसाब से ज्यादा जायज होगा। और जो चाइना जो कर रहा है वही इतनी तरक्की करी है उन्होंने, उसको तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेनु सर फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों से भी मैं विदा लूंगा। तो क्या इस रैंकिंग से उस मजदूर की जिंदगी बदलेगी जो रोज 300 रुपए में 12 घंटे काम करता है, या उस किसान की जिसकी फसल एमएसपी से नीचे बिक रही है? भारत दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन ये कहना कि आज हम जापान से आगे निकल चुके हैं वो सच नहीं है। और जब हम आगे निकल भी जाएंगे तब भी ये जरूरी है कि हम जीडीपी की चमक के पीछे इनइक्वालिटी, पॉवर्टी यानी गरीबी और लोगों की जमीनी हालत को ना भूलें। आज मेरी तरफ से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।